स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लोराइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में थर्ड पीरियड के एलिमेंट के ऑक्साइड्स पढ़े थे। अब ये अगला टॉपिक है जिसमें हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के क्लोराइड्स पढ़ेंगे। क्लोराइड्स क्या होते हैं? द बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। और बाइनरी कंपाउंड जैसे मैंने ऑक्सीजन में भी आपको बताया था कि जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो क्लोराइड में एक एलिमेंट क्लोरीन और दूसरा एलिमेंट कोई भी मेटल या नॉन मेटल का होता है। तो जैसे थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट है सोडियम, तो उसका क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, उसके बाद फिर सल्फर क्लोराइड, ये शामिल है। क्योंकि क्लोरीन का तो क्लोरीन के साथ क्लोराइड या ऑर्गन क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो सिर्फ सल्फर तक ये क्लोराइड इसमें शामिल है। तो क्लोराइड्स में सबसे पहला टॉपिक आता है इनकी स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, दे आर प्योरली आयनिक। इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। और जैसे आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, जिसमें क्यूबिकल फॉर्म में या क्यूब की शेप में क्लोरीन और सोडियम के आयन जो है वो अरेंज होते हैं। So that consists of giant ionic lattice at room temperature. Giant ionic lattice का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद में सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन उस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं और एक खास तरतीब के साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद फिर आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बाद फिर सिलिकॉन क्लोराइड आता है। लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड और फास्फोरस 5 क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड, यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज किया है दे आर ट्रिकी। ट्रिकी का मतलब ये होता है कि ये अपनी बॉन्डिंग चेंज कर लेते हैं। यानी जिस वक्त ये सॉलिड होते हैं तो सॉलिड फॉर्म में इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, और जब हम इनको मेल्ट करके लिक्विड या वेपर में चेंज कर देते हैं तो फिर इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसके अलावा बाकी जो दूसरे हैं, इन्हें फास्फोरस क्लोराइड के अलावा सिलिकॉन क्लोराइड हो गया या सल्फर क्लोराइड हो गया, सो दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स। इनमें फिर आगे सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। और फिर उन कोवेलेंट मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। कौन सी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इसके बाद अब हमारे पास आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे आप लोगों ने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा है कि सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। तो आयनिक में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इन आयंस की अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए। लिहाजा सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग या इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड या फास्फोरस क्लोराइड वो जब आयनिक फॉर्म में हो तो उनके भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। लेकिन आयनिक सॉलिड से जब वो लिक्विड में चेंज होते हैं तो उनमें आयनिक फोर्सेस होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन जिस वक्त वो फिर लिक्विड हालत में चेंज हो जाते हैं तो फिर उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसी तरह सल्फर का क्लोराइड
उसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। सिलिकॉन क्लोराइड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, लिहाजा इनके जो द रेस्ट आर लिक्विड और लो बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड्स। यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड तक, फास्फोरस क्लोराइड तक ये सॉलिड होते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी या तो वो लिक्विड है या लो बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं। Leaving aside the aluminum chloride and phosphorus chloride case, where the situation is quite complicated. Complicated का मतलब है कि जब वो आयनिक फॉर्म में हो तो उनके मेल्टिंग, सॉलिड फॉर्म में हो तो उनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, तो आयनिक बॉन्ड की वजह से उनके जो मेल्टिंग या उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो काफी हाई होते हैं, अट्रैक्शन उनमें ज्यादा होती है। लेकिन जब वो भी लिक्विड में चेंज हो जाते हैं तो उनमें फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती है, जिनको हम वंडरवाल डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, या वंडरवाल्स, या सिंपल हम इनको डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, जो कि सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। लिहाजा ये बाकी जितने एल्यूमिनियम क्लोराइड या फास्फोरस क्लोराइड के बाद जितने भी हैं क्लोराइड्स, तो उनके मेल्टिंग या उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वैसे भी बहुत ज्यादा वीक होती है। लेकिन फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वंडरवाल फोर्सेस सबसे वीक होती है, लिहाजा उनके जो मेल्टिंग या उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो सबसे कम होते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ क्लोराइड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनके आयन जो है वो बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, लिहाजा ऐसी हालत में आयंस फ्री नहीं होते, आयंस अलग नहीं होते, तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक होने के बावजूद सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते। लेकिन जिस वक्त हम सोडियम क्लोराइड को या मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, या इनको हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, या इनको हम मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं, इनको हम मेल्ट कर ले लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, तो फिर करंट पास होता है, जिसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाकर रिएक्शन कर लेते हैं, और नेगेटिव आयन जो है वो एनोड की तरफ जाकर रिएक्शन कर लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी आयनिक कंपाउंड में पास होता है तो दैट इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आयंस की वजह से, और इलेक्ट्रोड पे जाकर बाकायदा ये आयंस रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक करंट पास कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड और फास्फोरस क्लोराइड में जब ये सॉलिड होते हैं तो आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन वो आयंस फ्री नहीं होते, वो आगे मोमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा सॉलिड में ये नॉन कंडक्टर होते हैं। और इनका थोड़ा सा डिफरेंट मामला है कि जब हम इनको वेपोराइज कर लेते हैं या लिक्विड की हालत में चेंज कर लेते हैं तो ये अपनी बॉन्डिंग चेंज करते हैं, ये फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोवेलेंट में वैसे भी आयंस नहीं होते और ना फिर फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास भी नहीं होते, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, या उसके बाद अप टू सल्फर के क्लोराइड तक जितने हमारे पास आते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं। और क्यों नॉन कंडक्टर होते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी आयन या एनी मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जैसे मेटल में बिजली पास होती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, आयनिक कंपाउंड में बिजली पास होती है मोबाइल फ्री आयंस की वजह से। लेकिन जो फास्फोरस से लेकर आगे, एल्यूमिनियम से लेकर आगे जितने भी हैं, तो इनमें ना मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही मोबाइल आयंस होते हैं, तो इसी वजह से वो फिर नॉन कंडक्टर होते हैं। यानी एज ए होल सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड कंडक्टर हैं, लेकिन वो भी एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में या फिर वो मोल्टन फॉर्म में। और इसके अलावा बाकी जितने क्लोराइड्स हैं दे आर नॉन कंडक्टर, वो किसी भी हालत में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं करते। रिएक्शन ऑफ क्लोराइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट, अब इनके
हम रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन में ये कि सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जस्ट डिसॉल्व इन वाटर। डिसोल्यूशन और चीज होती है और रिएक्शन जो है वो और चीज है। डिसोल्यूशन में ये होता है कि या सॉल्युबिलिटी में ये होता है कि आयनिक कंपाउंड के आयन स्प्लिट होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल उन पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस को अपोजिट पोल से आकर सराउंड करते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन, जिसमें आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है और फिर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इन पॉजिटिव आयंस को या नेगेटिव आयंस को सराउंड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डिसोल्यूशन में ये बेसिकली हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। और एक वो होता है कि जिसमें बाकायदा ये आयन वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। यानी जो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन है वो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन कर लेता है और नेगेटिव आयन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने के बाद हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये टॉपिक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है हाइड्रोलाइसिस के नाम से। तो इनमें बाज आयन हाइड्रोलाइसिस करते हैं और बाज आयन जो है वो हाइड्रोलाइसिस नहीं करते। जिन आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, चार्ज ज्यादा हो, साइज कम होता है, अट्रैक्शन की पावर, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, अट्रैक्शन की पावर ज्यादा हो, जो आयन ज्यादा ताकतवर होते हैं वो वाटर के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन जिन आयन की चार्ज डेंसिटी कम होती है, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, तो ये वाटर में स्प्लिट हो जाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लेते हैं। लेकिन उन आयंस की, सोडियम और मैग्नीशियम आयंस की कंपैरेटिवली चार्ज डेंसिटी कम होती है, लिहाजा फिर ये वाटर को स्प्लिट नहीं कर सकते, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस या रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इनके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल फिर आकर इनकी हाइड्रेशन कर लेते हैं। इसमें आप देखें कि सोडियम क्लोराइड सिंपल आयनिक कंपाउंड है, जिसके स्ट्रक्चर में सोडियम के आयन, ये रेड कलर के सोडियम के आयन होते हैं, ये ग्रीन कलर के क्लोराइड आयंस होते हैं और इसी तरह ये आयन एक बहुत बड़ी तादाद में एक क्यूबिकल शेप में अरेंज होते हैं। इसमें यह होता है कि अट्रैक्शन इन आयंस के दरमियान होती है और स्ट्रांग अट्रैक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ना, दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर। The strong attraction between the positive and negative ion need a lot of heat energy to break, and so sodium chloride has high melting and boiling point. It does not conduct electricity in solid state. क्योंकि solid state में तो जैसे मैंने पिछले टॉपिक में स्ट्रक्चर में भी बताया कि solid में क्या होगा, solid में तो इनके आयंस बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, बहुत फॉर्मली हेल्ड होते हैं, वो तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे। लेकिन जब हम वाटर में इनको डिसॉल्व कर लेते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर लेते हैं और इनकी सिंपल डिसोल्यूशन होती है। और सिंपल डिसोल्यूशन भी ऐसी होती है कि जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि वाटर के मॉलिक्यूल को ये स्प्लिट नहीं कर सकते, सिंपल डिसोल्यूशन होती है, तो वाटर जो है वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपने ज़हन में रख लेनी है। इसके बाद आप देखें हमारे पास आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी ये है कि मैग्नीशियम और क्लोराइड के आयंस के दरमियान स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इसी वजह से इसके लिए भी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, जिसके बाद फिर ये मैग्नीशियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का ये है कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 है, सोडियम आयन के ऊपर चार्ज +1 होता है। तो सोडियम क्लोराइड की निस्बत
मैग्नीशियम के आयन और क्लोराइड के आयन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लिहाजा मैग्नीशियम क्लोराइड का मेल्टिंग या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सॉलिड फॉर्म, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये नॉन कंडक्टर है, क्योंकि ना इसके पास फ्री आयंस है ना इसके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब हम इसको मेल्ट कर ले मैग्नीशियम क्लोराइड को या वाटर में डिसॉल्व कर ले तो ये जो है आयन में स्प्लिट होता है, और आयन में स्प्लिट होने की वजह से फिर ये कंडक्टर बन जाते हैं, आयंस फ्री हो जाते हैं। इसका ये कि मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड, फेंटली एसिडिक सॉल्यूशन। इन्हें देखिए, सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, उसकी पीच 7 होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती पीच में। लेकिन जिस वक्त हम मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, पीच पेपर की मदद से या पीच मीटर की मदद से पीच निकालते हैं तो वो 6 आती है। अब 6 पीच हमें बताती है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत कम एसिडिक होता है। When magnesium ion are broken up the solid lattice and go into the solution, there is enough attraction between magnesium ion and the water molecule। अब आप देखें, मैग्नीशियम आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है, सोडियम का चार्ज +1 है, इसका +2, तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसकी अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल लोन पेयर मैग्नीशियम आयन के साथ शेड करके कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। एक हमारे पास सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में तो ये होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल का एटम पूरा लोन पेयर उस दूसरे आयन के साथ या एटम के साथ शेयर कर लेता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर मैग्नीशियम आयन के साथ शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। और सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि मैग्नीशियम आयन के इर्द-गिर्द 6 मॉलिक्यूल आकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। तो मैग्नीशियम आयन और वाटर की रिएक्शन से एक और आयन बनता है जिसको हेक्सा एक्वा, हेक्सा का मतलब 6, एक्वा वाटर, मैग्नीशियम आयन बन जाता है। ये इसका फार्मूला है MgH2O6, और फिर इस पूरे के ऊपर चार्ज आता है +2, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है तो मैग्नीशियम का चार्ज इस पूरे आयन के ऊपर आ जाता है, और क्लोराइड आयन जो है वो फिर सोल्यूशन में रहते हैं। तो अब आप देखें कि क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन के आयन, वाटर के हाइड्रोजन के आयन वो थोड़े बहुत रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, HCl, जिसकी वजह से सोल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होता है। नेक्स्ट आप देखें एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये है कि ये किसी भी हालत में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करता, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये आयनिक है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में कोई भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते। और इसका मामला थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि जब ये लिक्विड में भी चेंज हो जाए तो फिर इसकी बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, ये कोवेलेंट बन जाता है। तो ऐसी हालत में भी वेपर्स की स्टेट में या लिक्विड स्टेट में भी ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करता। इसमें भी अच्छी खासी और मतलब समझ ले स्ट्रॉन्ग किस्म की अट्रैक्शन होती है, लेकिन इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये स्प्लिट हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन बनते हैं और इसके साथ फिर क्लोराइड आयन बन जाते हैं। अब आप देखें कि एल्यूमिनियम आयन के ऊपर चार्ज होता है +3, यानी इसकी चार्ज डेंसिटी जो है ना वो फिर मैग्नीशियम आयन से भी ज्यादा है। तो इसी वजह से वाटर के लिए इसकी अट्रैक्शन और ज्यादा होती है। तो ये वाटर के मालिक, जब ये आयन एल्यूमिनियम के आयन बन जाते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम के पास लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम आयन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो अब आप एक चीज नोट कर ले कि यहाँ भी क्या बनता है, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 आयन, ये आयन बनता है और साथ क्लोराइड आयन जो है वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास क्लोराइड है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कल वाला लेक्चर है, उसमें इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो इनके ये सारी रिएक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लें। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और इसी तरह इन टॉपिक्स में एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों को आपने बहुत माइन्यूटली पढ़कर इनको स्टडी करना है और इनको समझना है। फिर भी अगर कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो कल आप मुझे बता दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।